हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके पीछे बोर्ड पर एक थंबनेल दिखाई दे रहा है। ये थंबनेल किस चीज का है? यह स्ट्रक्चर ऑफ एटम वन लाइनर वीडियो अंतिम प्रहार आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि क्लास 9th की ये वो क्लास है जहां पर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन का बेहतरीन तरीके से जवाब और सोल्यूशन मिलने वाला है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझने, बूझने और पढ़ने के लिए आप अभी अगर नए हैं इस चैनल पर तो द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री बाय मनसा सर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सभी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए जिससे कि हर कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़ सके। एक खास बात यह है कि आखिर आप हमसे ही क्यों पढ़ें। एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं, कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसको पढ़ना आपके लिए इस क्लास में बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि आप जो भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, अगर आपको एनसीईआरटी की वन लाइनर नहीं क्लियर है, एनसीईआरटी की हर लाइन का मतलब नहीं पता है, तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग विषय हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी की ये वन लाइनर सीरीज आप जरूर देखिए और इसमें देखिए कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से हम आपको क्या चीज बताने वाले हैं और कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो करेंगे आज हम आपसे बात। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बेहद ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत अगर हम बेसिक सी बात करें तो एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो हमारे एनुअल का सिलेबस है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम एंड मॉलिक्यूल एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे में समाहित है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटम एंड मॉलिक्यूल के बिना नहीं चल सकता, एटम एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बिना नहीं चल सकता। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाने के पीछे जो मेन कारण है वो पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका जो मेन रीजन है वो रीजन ये है कि अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर होने लग गया, तो आपको एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के बाद अगर आप एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छा होने वाला है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सभी विषयों पर, सभी टॉपिक्स पर एक एक करके हम आपसे बात करेंगे और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में वो कौन सी लाइन है, वो कौन सी चीज है जो आपके लिए बड़ी खास है और उस पर आपको समझ चाहिए, पढ़ना चाहिए और बात करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी वन लाइनर की इस क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर आपको चैप्टर 4 एनसीईआरटी वन लाइनर दिखाई दे रहा है। चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एनसीईआरटी बुक आपके सामने ओपन है। अगर आप आज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक ने आपने हमारे पढ़ाने के तरीके को नहीं समझा है, तो आपको मैं फिर से बताना चाहूं कि इस पूरे पोर्शन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एनसीईआरटी की एक एक लाइन में जितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई वो सब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जुड़े रहें, इस खास पल का इंतजार करें आप द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के साथ। और एनसीईआरटी बुक आप जरूर ओपन कर लीजिए अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, नहीं तो अगल बगल किसी से मांग ले आइए। एनसीईआरटी बुक वैसे आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। अगर थोड़ा सा आप अपने नेट का कनेक्शन प्रॉपर रखेंगे तो आपको हर एक लाइन का मतलब समझाने में मुझे बड़ी आसानी। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा ये चैप्टर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये एटम का स्ट्रक्चर है कैसा, मेनली हम इस पर बात करेंगे। यानी कि हम एक बात आपसे ये डिस्कस करेंगे कि जैसे कहीं पर अगर एटम का जिक्र किया जाता है, जैसा कि आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल में ये पढ़ा था कि एटम होता क्या है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में बताया गया कि एटम होता क्या है, लेकिन फिलहाल हम एटम के बारे में अभी भी बात करेंगे। इस क्लास में भी हम आपसे यही बात करेंगे कि एटम होता क्या है। यानी कि अगर हमें यह पता हो जाए कि एटम एक्चुअली है क्या, तो हम उसके अंदर पाए जाने वाली सभी चीजों के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहली बात हम आपसे करते हैं कि एटम क्या है। अगर हम एक छोटी सी बात आपसे शेयर करें कि व्हाट इज एटम, एटम से आप समझते क्या हो, तो इस बोर्ड को देखने से पहले आप ये जानिए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। यानी किसी मैटर का वह छोटा सा छोटा पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, वही तो एटम है। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर का वह छोटा सा छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, वही क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर हमारे समझ में आया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, वही एटम है। ऐसा जॉन डॉल्टन ने 1808 में बताया था। ये बात हमें पता है। महज जब हम इस चैप्टर के रूप में आते हैं और यहां पर देखते हैं कि एटम है क्या, कहां से हम बात करने वाले हैं, ये बड़ा ही विशेष चैप्टर है आपके लिए।
एक छोटी सी बात यहां पर हम समझेंगे। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इवन अभी हमने चैप्टर 3 आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप समझिएगा, अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे चैप्टर 3 भी आपको मिल जाएगा, वहां से चाहे चैप्टर 3 भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन यहां पर इस बुक का क्या मतलब है, इसने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं चैप्टर 3 में एटम एंड मॉलिक्यूल ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिक यूनिट होती है, उन्हीं को मिलाकर हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, किसी बड़ी चीज को बनाते हैं। जैसे कभी भी कोई बड़ी चीज बनाई जाती है उसमें छोटी छोटी चीजों को हम आपस में ऐड करते हैं, जोड़ते जाते हैं, तब एक बड़ी बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी कि यह किसी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कहें अच्छा ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। कहा गया कि अलग अलग तरह का मैटर अगर कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है, इससे यह पता चलता है कि उसमें अलग अलग चीजें मिलाई गई हैं। व्हाट मेक्स द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, एंड आर atoms really individual as proposed by Dalton, or are they smaller constituent inside the atom? जैसे कुछ बहुत छोटी सी बातें बताई गई, जैसा कि डॉल्टन्स पोस्टुलेट में हम ये पढ़ते थे, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जब हम पढ़ते थे या पोस्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ते थे, तो वहां पर हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी क्या, कि एटम सबसे छोटा होता है, ये इंडिविजुअल है, यह इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम एटोमियो नामक शब्द से बना है, एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, एक बार ऐसा हो जाए फिर न काट पाए, वही एटम कहलाए। कहे हाँ यार ये सब चीजें तो हमने पढ़ा है, इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो बहुत जानदार बात डाल्टन ने बताई थी। एक बात वहीं पर यह भी हुई थी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। अगर हम डाल्टन्स पोस्टुलेट की बात करते हैं तो कहा गया एक एलिमेंट के अंदर जो एटम होंगे या एक तरह के एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, जबकि डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये भी हमने पढ़ा। तो कहें बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन आया कि आर एटम्स रियली इंडिविजुअल, क्या ऐसा है क्या कि एटम्स सही में वास्तविकता में डिवाइड नहीं किया जा सकते क्या? जी हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि एज प्रपोज बाय डाल्टन और दे स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, यानी कहा गया कि क्या एटम के अंदर उससे भी छोटी कोई चीज है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है। We shall find out the answers to these explained in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. अब देखिए एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कई क्वेश्चन, जो डाल्टन ने बात बताई, पहली डाल्टन ने बताई कि क्या एटम सबसे छोटा है, दूसरी क्या एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, दो बात हो गई, क्या एटम इंडिविजुअल है, मान लो उसी का एक्सप्लेनेशन हो गया। तीसरी बात आई क्या एक तरह के एलिमेंट जो होते हैं उनके एटम्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, कहें ये भी बात एक सोचने की है। फिर कहते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, के ऐसा भी होता है, कहें यार बहुत सारे सवाल हैं। फिर क्वेश्चन ये आया कि क्या एक एटम जो है उसके अंदर उससे छोटा कुछ नहीं है क्या, क्या एटम किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कंटेन नहीं करता क्या एटम के अंदर और कुछ तो नहीं है, कहें हाँ यार ये भी सोचने की बात है। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हम लोग एनसीईआरटी की वन लाइनर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की इस क्लास में आपको जो खास बात मिलेगी वह यही होगी कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे, और अगर एटम से भी छोटा कुछ है जो एटम के अंदर है तो वो कैसा है, वो दिखता कैसे नहीं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फॉर्म कैसा, उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी दूरबीन लगाकर हम ये भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये भी बात, दूरबीन से दूर तक देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी, बहुत सारी चीज आप पढ़े हो, किसका किसका यूज करेंगे हम, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में झांक कर देखेंगे कि उसका आत्मा कैसे है। तो ये भी हमारा एक बड़ा सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A major challenge before the scientist at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain the important property. अब कहा गया एक मेजर चैलेंज उस समय था साइंटिस्ट के सामने कि वो किसी एटम का स्ट्रक्चर एनालाइज करे। स्ट्रक्चर एनालाइज करने का मतलब कि किसी एटम
के अंदर का स्वरूप कैसा, जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, आपने सुना होगा, एक्सरे जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज किसी प्लेट पर आ जाती है ना। तो वो एक तरह से एक्सरे क्या करता है, हमारी बॉडी में जो कुछ भी चीजें प्रेजेंट है उसको रेज के माध्यम से बाहर निकाल लेता है, तो यही तो एक्सरे है। तो एक्सरेज क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स की एक इमेजिंग का काम करता है, यानी उसकी एक फोटोकॉपी दिखा देता है। वही सेम कहानी ये है कि जो एटम के अंदर का स्ट्रक्चर है उसको हम देख कैसे पाएं, वो कैसा है, ये एक बड़ा सवाल था यहां पर, एक चैलेंजिंग विषय था। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। पहली बात ये हुई कि एक सबसे पहला इंडिकेशन जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है वो ये कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। पहली हमें ये समझ में आया कि जो एटम होते हैं वो आर नॉट इंडिविजुअल। देखिए ध्यान से सुनना, अगर कहा जाता है एटम्स आर इंडिविजुअल, इसका मतलब एटम डिवाइड नहीं हो सकते। पहली सूचना ये हुई कि एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, इसका मतलब ये हुआ कि एटम इंडिविजुअल है कि नहीं है। एक देखो, एक स्टेटमेंट होता है एटम्स आर इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, नहीं हो सकते। इंडिविजुअल का मतलब यही हुआ ना, लेकिन एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल इसका मतलब हो सकते हैं। कहते हैं कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया गया तो यहां से जानकारी हुई। अब बहुत सारे बच्चों के ध्यान में आ रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इसके बेसिस पर हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, यानी कि एटम डिविजिबल है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करके हम देखेंगे, वो एक्टिविटी भी बड़ी प्यारी सी, जरा सुनिएगा। कॉम ड्राई एयर हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक आप सूखा बाल आपका हो, उसमें आप कंघी लीजिए, कंघी को रगड़िए। जब आप सूखे बाल में कंघी को रगड़ते हैं उसके बाद पूछा रहा है कि अगर हम छोटे छोटे एक पेज लीजिए, उसको फाड़ दीजिए छोटे छोटे पीसेज में और आप उस कंघी को उस पेज के पास ले जाइए, क्या कंघी से वह पेज अट्रैक्ट होता है क्या? अगर अट्रैक्ट होता है तो ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन। दूसरा, रब अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इनफ्लेटेड बैलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। कहा गया आप क्या करिए, एक ग्लास रॉड लीजिए, उसके बाद आप उसे सिल्क के क्लॉथ में रगड़िए और एक बैलून के पास ले जाइए और देखिए फिर क्या होता है। ये दो एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी में दो क्वेश्चन दिए गए। अब इन दोनों एक्टिविटीज का एक्सप्लेनेशन है, जरा समझिएगा। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles। कितनी प्यारी बात एनसीईआरटी लिखती है, जरा सुनिएगा। कहा यह गया कि हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से, या जो एक्टिविटीज हमने देखी उसके माध्यम से हमने क्या समझा कि जो रबिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो उनके रगड़ने से वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से कहा यह गया कि क्या ये चार्ज आते कहां से हैं। देखिए जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि उस पर चार्ज आता कहां से है, ये लिखा ना, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम। कहा गया कि उस पर चार्ज कहां से आता है, इससे ये पता चला अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ते हैं और रगड़ने से वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं तो उन पर चार्ज आता कहां से है। अगर ये क्वेश्चन आया तो इससे ये पता चला कि उन पर चार्ज बेटा कहां से आया, तो कहते हैं जो एटम है वो डिविजिबल है, और जो डिविजिबल है इसका मतलब एटम इंडिविजिबल नहीं है, इसका मतलब एटम डिविजिबल है और उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, इसकी वजह से कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वही हमें एक दूसरे पर दिखाई देते हैं जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते।
कहें अच्छा एक ठीक है। मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। अब कहा गया बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना भी है कि चार्ज पार्टिकल्स किसी एटम के अंदर होते हैं। इट वॉज नोन बाय 1900 दैट द एटम वॉज इंडिविजुअल पार्टिकल बट कंटेन्ड एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। ध्यान से सुनना, 1900 तक ऐसा था कि हर कोई ये जानता था कि जो एटम है वो कैसा है। इट वॉज नोन बाय 1900 दैट द एटम वॉज इंडिविजुअल, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी 1900 तक ये एजम्पशन था कि एटम इज इंडिविजुअल, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बट कंटेन्ड एट लीस्ट वन सब एटॉमिक। अब कहा गया कि 1900 तक ये माना गया कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ये जानते थे कि जो एटम है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन करता है, यानी उसके अंदर एक छोटा पार्टिकल है, उसके अंदर भी कुछ है और वो जो है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। ये 1900 तक हम यही जानते थे और इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays। ध्यान से सुनना, ये बात इसलिए पढ़ाई जा रही क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महज एक अफसोस का विषय ये होता है कि हम इसको सीख नहीं पाते और हम समझ नहीं पाते कि आखिर हम इसे पढ़ें क्यों। जैसे देखिए जे थॉमसन की कहानी कितनी प्यारी सी है। जे थॉमसन ने सबसे पहले एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को 1900 के बीच में पहचाना। 1900 से पहले अर्नेस्ट गोल्डस्टीन इन 1896 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनल रेज। यानी उन्होंने क्या किया था? कैनल रेज के बारे में एक रेडिएशन के माध्यम से गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत कैनल रेज के बारे में उन्होंने जाना था। कहा गया दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी उसी कैनल रेज के माध्यम से उन्होंने दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की और वो जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने ये बताया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वह एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। वो 1886 में ही इस कैनल रेज के बारे में जाने थे, लेकिन ये इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। बाद में उन्होंने बताया कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एक चार्ज पार्टिकल है और यह चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा और इसे प्रोटॉन कहा गया। इट्स मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहा गया किसका जो प्रोटॉन का मास है वह इलेक्ट्रॉन के मास का 200 गुना बताया गया। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। इसका नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। ये देखिए ई माइनस, ई के ऊपर माइनस लगा हुआ है और प्रोटॉन को हम केवल पी और फिर उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं, यानी ये चार्ज पी प्रोटॉन का सिंबल है, ये जो प्लस है ये इसके चार्ज को डिनोट करता है। ई इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, माइनस इसके चार्ज को डिनोट करता है। ई और पी जो दिया गया है बेटा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। The mass of a proton is taken as 1 unit and its charge as +1। ध्यान से सुनना, प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट दिया गया और साथ ही कहा गया किसका जो चार्ज है उसको हमने क्या कंसीडर किया? उसको +1 कंसीडर किया गया, यानी किसका चार्ज +1 होता है। The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1। कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर किया गया नेग्लिजिबल, इसका मास नेग्लेक्ट कर दिया गया उसके रिस्पेक्ट में और कहा गया इसका चार्ज क्या है? -1, इसके ऊपर -1 लगा दिया गया है। अब हम इसके और आगे चलेंगे। -1 इस पर लगा दिया गया है। अब अगली बात में हमारी आपकी क्या बात होगी जरा सुनिएगा। कहा गया इट सीम्ड दैट एन एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना बेटा, आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो मुझे पूरा यकीन है, बट
ये अगर आपको आ गया तो समझो कि आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये पढ़ना पढ़ाना थोड़ा बोरिंग जरूर है, आपको लगता होगा कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं सर डायरेक्ट बता देते, डायरेक्ट बता देते तो एनसीईआरटी ये किताब क्यों दी गई है तुम्हें? इसलिए दी गई है कि जिससे हम जैसे लोग इसे पढ़ाएं और आप जैसे लोग इसे पढ़ें। कहा गया इट सीम्ड दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। जो इससे ये पता चलता है कि जो एटम है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाने से बना है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेज। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव है, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। इससे यह भी पता चलता है, कहा गया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोटॉन जो है वो एटम के इंटीरियर में है, बीच में है। और आगे कहा गया कि फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड इजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। कहा गया ऐसा भी प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन सेंटर में है किसी एटम के, इसलिए हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज What sort of structure did these particles of the atom form? अब देखिए कितनी प्यारी बात आ गई। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की डिस्कवरी हो चुकी है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता हो गया है, उसका मास पता हो गया, उस पर चार्ज पता हो गया। अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अरेंज कैसे हैं। जैसा कि हमने देखा, अभी हमने एनालिसिस में समझा, हमें ऐसा लगता है कि प्रोटॉन एटम के बीच में होगा, सेंटर में होगा, कोर में होगा, और इलेक्ट्रॉन उसके आउटर साइड में होगा। अगर प्रोटॉन कोर में है और इलेक्ट्रॉन आउटर में है तो इसका मतलब यह हुआ कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम दिखने में कैसा होगा। एटम का जो स्ट्रक्चर है मेनली हमारे लिए वो मायने रखता है कि एटम का इस समय स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस पर हमें बात करनी। We will find the answer to this question below। अब हम इसके आंसर पर नीचे जाने पर बात करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है वाटर कैलर रेस। दूसरा क्वेश्चन, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को से कंटेन कर रहा है तो चार्ज होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। यही तो हम बात कर रहे थे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमारा जो अगला विषय है, इस पर हम बातचीत करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहां से हमें शुरू होता है। अभी तक देखिए एनसीईआरटी आपसे ही क्वेश्चन पूछती है और खुद जवाब देती है। एनसीईआरटी की कुछ खास बात इसी प्रकार से है, इसलिए एनसीईआरटी बाकी किताबों से हट करके है, अलग है, और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये हमारा टॉपिक है, अब हम इस पर विचार करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक एक लाइन एक एक बड़ी बढ़िया तरीके से हम समझाते चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री बाय मनसा सर, जहां पर आपको एनसीईआरटी वन लाइनर मिलेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। जैसा कि हम जानते हैं कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी हम चैप्टर 3 में पढ़ करके आए हैं। आप उसे पढ़ जरूर लीजिएगा, हम पढ़ा देंगे उसको, ठीक है। और अभी हमने शुरुआती दौर में बताया भी कि डाल्टन साहब ने क्या काम किया था और उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, इस पर भी हमने बातचीत की थी शुरुआती दौर में। कहा गया विच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। जैसा कि जॉन डाल्टन का कहना था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, वह इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसका ब्रेकडाउन नहीं किया सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। कहें हाँ यार ये बात तो डाल्टन ने बताई थी। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे अभी 2 फंडामेंटल मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, 2 जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई बेटा, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी ने डाल्टन को निपटाने का काम किया है। कहा गया इनसाइड द एटम लेड टू द फेल्यूर ऑफ द दिस एस्पेक्ट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का खत्म होना ये किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पर। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो आज डाल्टन का मॉडल समाप्त नहीं होता। कहते हैं इट वाज देन कंसीडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। देख कितनी प्यारी बात। अब हमारे जहन में एक ही बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन भी पता हो गया, प्रोटॉन भी पता हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम के अंदर अरेंज कैसे है,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम के अंदर अरेंज किस फॉर्म में है, ये एक बड़ा सवाल है। कहते हैं इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of atom. कहा गया कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किस चीज को, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने जद्दोजहद की और नए नए मॉडल्स प्रपोज किए, नई नई चीजें वो मार्केट में ले आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब जो नए एजम्पशन सुन के आएंगे उन पर विचार करेंगे और उसी पर हम आपसे बातचीत करेंगे। एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपके साथ। चलिए करते हैं आज की इस थॉमसन मॉडल की बात। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक थॉमसन साहब आए, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में सबसे पहली बात की थी। वो आते हैं और कुछ बात बताते हैं, जरा सुनिएगा थॉमसन मॉडल में हमें क्या पढ़ाया गया। ये थॉमसन मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोर का मॉडल है, फिर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ी बातचीत पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत जानदार और बहुत बड़ा चैप्टर है। समय ज़रूर हम इसमें लगाएंगे, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत करके इसे ख़त्म करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग थॉमसन मॉडल स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर हम आपको डिटेल में बातचीत करके समझाते हैं थॉमसन ने क्या कहा था। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कि थॉमसन मॉडल आपके सामने बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा और इसमें पूरी बात क्या थी। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of watermelon. The positive charge in the atom. देखिए ये ऊपर का कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दीजिए, आप जरा यहां नीचे आइए। कहते हैं कि हम इसे वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। कहा यह गया कि अगर हम थोड़ा सा वाटरमेलन यानी तरबूजे की बात करते हैं तो तरबूजे में क्या पढ़ते थे, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जैसा कि आपने देखा होगा तरबूजे में रेड वाला पार्ट पूरे तरबूजे के अंदर फैला होता है। सेम टू सेम कहा गया कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उसी प्रकार से फैला हुआ है जैसे तरबूजे के अंदर रेड वाला पोर्शन पूरा का पूरा फैला हुआ है। आगे इन्होंने बताया कि while the electrons are stored in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। कहा गया जबकि हम ये भी देखते हैं कि जैसे तरबूजे में जो बीज होते हैं, बीज जिस प्रकार तरबूजे में बीज इम्बिडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, वैसे ही इन प्रोटॉन्स के बीच में जो प्रोटॉन है वो एटम के अंदर पूरा का पूरा फैला है, स्प्रेड आउट है। ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तरबूजे के अंदर जिस प्रकार बीज पाए जाते हैं वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमारा तरबूजा हो गया, तरबूजा का शेप स्फेरिकल तो एटम का शेप स्फेरिकल। तरबूजे के अंदर जिस प्रकार से लाल वाला पोर्शन फैला था उसी प्रकार से एटम के अंदर पॉजिटिव स्फीयर यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन फैले हैं। जिस प्रकार तरबूजे के अंदर बीज धंसा हुआ था उसी प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉन धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की एनालिसिस आपके सामने। जे थॉमसन 1856 से 1940 तक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, इन्होंने काम किया और उसके बाद इनके बारे में और भी बात लिखी गई, तो इनको नोबेल प्राइज भी दी गई थी। ठीक है, 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट, छोड़िए उससे मतलब नहीं, हम लोग आगे करते हैं। इन्होंने सबसे पहला काम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में किया था। थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, उन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। कहा गया एक एटम जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, यानी एक एटम स्फेरिकल फॉर्म में होता है और उसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड होता है, भरा हुआ होता है, और उसी में क्या होता है, उसी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह वाटरमेलन के सीड की तरह धंसे हुए होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
कहा गया जितना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है वो पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कहे अच्छा, although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, एक बात और थॉमसन ने बताई कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी बात थॉमसन ने ही बताई थी। The results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model as we will see below, कहें कि कुछ और रिजल्ट्स हैं, कुछ और लोगों ने काम किया जो इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उनका मॉडल, उनका एक्सपेरिमेंट, उनका एक्सपेरिमेंट के बाद उनका एक्सप्लेनेशन, ये सब नीचे अलग अलग दिए गए हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, यहां पर भी आप ये जानते होंगे कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो गोल्ड फॉइल वाला लिया था, फिर पास कराया था अल्फा रेज, वही सेम चीज है। बट एनसीईआरटी की हर एक लाइन होगी आपके लिए खास, क्योंकि कर रहे हैं हम आज की क्लास में एनसीईआरटी की बात। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। ध्यान से सुनना। अब देखिए, अभी तक एक लफड़ा, ये मसला ये फंसा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये एटम के अंदर होंगे। कहे हाँ यार, कहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर होंगे? जी हाँ, एटम के अंदर होंगे। कैसे अरेंज होंगे? इलेक्ट्रॉनवा कहां होगा, प्रोटॉनवा कहां होगा? ये पहला क्वेश्चन था, इस पर हम फंसे थे। ये आए, उस समस्या का कहीं ना कहीं इन्होंने निवारण कर दिया। अब देखिए रदरफोर्ड आए, इनका अलग प्रॉब्लम है। रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। अब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको जानने में ज्यादा उत्सुक थे कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अरेंज कैसे है। अभी तक तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे है, तो प्रोटॉन के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बिडेड है। अब ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर वो किस तरह से अरेंज है। रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। क्या किया? इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। इन्होंने क्या किया? ऐसी अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स को लिया और एक जो फास्ट मूविंग है, जो तेजी से मूव करते हुए, यानी कि आप कह सकते हो कि अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट कराया। किस पर? एक गोल्ड फॉइल लिया, एक पतली सी गोल्ड फॉइल लिया, उस पर अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट कराकर एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम भी आपसे, वाइवा में भी क्वेश्चन आ जाता है, और आपको जानना भी चाहिए कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। ये क्वेश्चन है। रदरफोर्ड ने बेटा गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे ज्यादा थिन होती है, यानी उन्हें ऐसी चीज लेनी थी जो जितना ज्यादा से ज्यादा थिन हो सके। तो गोल्ड के अंदर मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी है, इसलिए अगर हम थिन फॉइल लेना चाहेंगे तो गोल्ड में आसानी से बन सकती है। अगर हम एक पतली तार लेना चाहते हैं तो भी गोल्ड में आसानी से बन सकती है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। क्योंकि गोल्ड फॉइल एज थिन लेयर एज पॉसिबल, यानी एक लेयर जितना पतली हो सकती है, जितना पतली उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वह क्वालिटी गोल्ड में है, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक, यानी इसमें क्या कहा गया, इसमें 1000 एटम्स की थिकनेस थी। आगे अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। ये भी एक छोटा सा बात है, कभी कभी पूछा जाता है। डबली चार्ज्ड हीलियम आयन का मतलब ये हुआ बेटा कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसको हम ये लिखते हैं He2+। डबली चार्ज्ड, ये जो 2+ लगा है इससे डबली चार्ज हो गया। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, तो जब हीलियम तो ये हो गया, और अगर डबली चार्ज मतलब 2+ हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, आयन ही तो है। सिंस दे हैव मास ऑफ 4 यूनिट, और हम कहते हैं ये 2 है, ये 4 है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो कहा गया फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके अंदर एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी भी पाई जाती है। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. सब ध्यान से सुनिए,
कहते हैं कि ऐसा इन्होंने सोचा कि जो गोल्ड फॉइल है, यानी गोल्ड का एक एटम होगा गोल्ड फॉइल में ना, तो जब उस पर अल्फा रेज जाएगी, जो बम्बार्टमेंट है यानी तेजी से, स्पीडली फास्ट मूविंग अल्फा रेज जब किसी गोल्ड फॉइल से टकराएगी, तो इस गोल्ड फॉइल के अंदर एटम है, और जो गोल्ड का एक एटम है उसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है जो स्कैटर्ड है उसके अंदर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से, सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से इस अल्फा रेज का इससे मिलना तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने ये जाना कि प्रोटॉन इनर कोर में है और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है, ऐसा हमने एज्यूम किया था। तो हम कहते हैं कि जब ये रेज जाएगी तो यहां से डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज है, और यहां से अगर डिफ्लेक्शन होगा तो जो अल्फा रेज है उसका मास 4 यूनिट है, तो वो क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन कम होगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, कम डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो कहा यह गया कि ये एक केस हो गई, यहां से ये एक्सपेरिमेंट बनाया गया कि अल्फा रेज की बम्बार्ड। अब देखिए 3 पॉइंट में इतनी बात यहां पर एनसीईआरटी ने बताया, और आप अभी तक एनसीईआरटी के बेसिस पर नहीं जब पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, आप कहते थे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं यार, अल्फा रेज जाएंगी गोल्ड फॉइल से टकराएंगी, डिफ्लेक्शन पाएंगी, रदरफोर्ड मॉडल बताएंगी, है ना। तो आधी अधूरी जानकारी लेके जब खत्म एग्जाम में जाएंगी तो एग्जाम में लफड़ा करके फिर वापस घर आएंगे, यही चीज होता है। देखो इधर अल्फा पार्टिकल से बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया, एक गोल्ड फॉइल, देखिए सोने की चादर ली गई थी। अब गोल्ड फॉइल अगर लिया तो उसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। जब उन्होंने अल्फा रेज का बम्बार्टमेंट कराया तो क्या क्या पाया गया जरा समझिएगा। अल्फा रेज के बम्बार्टमेंट की वजह से चीजें में बदलाव कहाँ हो रहा है, ये रेज गई, सब रेज जा रही है, कुछ रेज तो सीधे निकल गई, देख रहे हो कहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे निकल गए। कुछ रेज ऐसे गई जो एकदम सीधे जाकर टकरा के ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रही, ये भी डिफ्लेक्ट हो गई। और कुछ रेज ऐसे जाकर के देखो ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि यहां पर जो डिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है वो 3 तरह का डिफ्लेक्शन है। कुछ रेज ऐसी हैं जो अपने पाथ पर गई और सीधे निकल गई। जैसे हम आपको बताएं तो हमारे पास जो रेज का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार, जैसे ये पहली वाली रेज देखो सीधी गई चली गई, दूसरी वाले को देखो ये गई और ये डिफ्लेक्ट हो गई यानी पाथ डाइवर्ट हो गया, तीसरी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां से ऐसे भी डिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये 3 तरह की सिचुएशन यहां बन रही है 1 2 3, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो 3 तरीके का डिफ्लेक्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। कुछ रेज सीधी जा रही हैं, कुछ डेविएट हो रही हैं, कुछ वापस लौट आ रही हैं, और कभी ऐसा भी होगा कि कुछ रेज गई हो एकदम सीधे सीधे ही वापस आ जाए। तो ऐसी भी सिचुएशन, ये देखिए जो एकदम सीधे गई थी सीधे वापस हो गई। तो ये 2-3 तरह की सिचुएशन बन रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ बातें बताई, जरा समझिएगा। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। कहा गया कि जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की जब हम बम्बार्टमेंट कराते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स किसी एटम के कांटेक्ट में आने के बाद वह अपने पाथ में चेंज कर दे रहा है, और चेंजेज हो रहे हैं, डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन डिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है। अच्छा, अब कहते हैं कि कुछ इस बेसिस पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। अब वो ऑब्जर्वेशन पर हम बात करते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन आया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। कहा यह गया कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो बहुत तेजी से आए और गोल्ड फॉइल से सीधे सीधे बाहर निकल गए, पास हो गए। कहा अच्छा। कहें दूसरा क्या हुआ, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। यानी कुछ ऐसे थे, ऐसे गए और जाने के बाद कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब जाना ऐसे था अब सीधे चले जाना था, अब मान लो ऐसे गए और पास से डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये दूसरी केस हो गई। तीसरे में ये कहा गया कि सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। कहा यह गया कि 12,000 में कोई एक पार्टिकल ऐसा देखा गया जो रीबाउंड हो गया, यानी गया और अपने पाथ पर फिर तुरंत रिटर्न हो गया। यानी ऐसे पार्टिकल्स, जो थर्ड वाली केस है, ये सरप्राइजिंगली बताया गया, यानी कि आश्चर्यजनक होता है कि ऐसी भी सिचुएशन हमारे इस मॉडल में दिखाई दी। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट
was almost and incredible as if you fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। कहा गया कि इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड अपने वर्ड्स में कहते हैं कि ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है जैसे कि अगर 15 इंच सेल, कहा गया इफ यू फायर 15 इंच सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर, यानी किसी टिश्यू पेपर की जगह पर अगर 15 इंच की सेल आप क्या करते हो, जलाते हो, और वो कुछ इस प्रकार से कम बैक हो और आपको हिट करती है, तो कुल मिलाकर के ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आप 3 पॉइंट पढ़िए, वो आपके लिए अच्छी चीज़ है। इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था 30 अगस्त 1871 की बात बताई जा रही, 1937 तक इन्होंने काम किया है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में भी इनका बड़ा रोल रहा है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी में भी इनका बड़ा रोल है, यानी कि कहा गया एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम with the gold foil experiment he got the Nobel Prize in Chemistry in 1908। यानी इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इन्होंने प्रोटॉन का भी डिस्कवरी किया और न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्हें केमिस्ट्री में 1908 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया रदरफोर्ड साहब को। आगे चलते हैं। Let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment. Let a child stand in front of wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance। ठीक है, ध्यान से सुनना। We will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barb, देखिए इस पूरे कहानी एक बताएगी कि अगर मान लीजिए कि एक बच्चा कोई खड़ा है, कोई पत्थर मारेगा, तो कुछ पत्थर ऐसा होगा जो सीधा उसी को लग जाएगा, कुछ पास से भटक जाएगा, और कुछ ऐसा होगा जो उससे टकरा कर वापस भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन बताई गई। कहा अगर रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, अभी तक में हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास ये जो 3 थे ये ऑब्जर्वेशन थे, इसके पहले जो कुछ हमने पढ़ा वो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का ये 3 ऑब्जर्वेशन आया और इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है उस पर बात करते हैं। जरा देखिएगा, पहला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। पहला आया कि जो ज्यादातर स्पेस क्या है वो खाली है, यानी किसी एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस फ्री है, खाली है, जिसकी वजह से ज्यादा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। अच्छा, very few particles were deflected from their path indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। कहा यह गया कि कुछ ही पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने रास्ते से भटक गए। इससे ये पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कुछ ही पार्टिकल अगर अपने रास्ते से भटक रहे हैं तो इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का एक छोटा सा स्फीयर है एटम के अंदर, गोला छोटा सा है, या पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पर है, इकट्ठे हैं। अच्छा, कहते हैं वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटेड दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इसका मतलब कहा यह गया कि बहुत कम रेज ऐसी थी जो गई हो और 180 डिग्री से वापस लौट आई हो। इससे यह पता चलता है क्योंकि ये जो रेज है ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज थी, तो कोई वही तो डिफ्लेक्ट कर रहा है जो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो प्रोटॉन है एटम के अंदर वो प्रोटॉन संकुचित है, यानी एक ही स्थान पर इकट्ठा है, सारे प्रोटॉन मिलकर एक गठड़ी टाइप का बनाए हैं, एक के जगह पर प्रेजेंट है, इसलिए जब रेज जा रही हैं तो टकरा के वापस लौट आ रही हैं। ये चक्कर रदरफोर्ड का था। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास आपके लिए बहुत ही खास होगी क्योंकि हम आपको एक एक लाइन का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और ये अगर आज आप ये क्लास देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की ये जो क्लास है वो आपके लिए इतनी खास है कि आप सोच नहीं सकते। बोर मत होइएगा, पढ़ने पर फोकस करिएगा, ये आपको अच्छा बना देगा। अब कहते हैं कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बाद, यहां पर रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अभी तक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था वो बताया। अब कंक्लूजन के बाद वो क्या लिखते हैं,
From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 की पावर 5 times less than the radius of the atom. ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात कहते हैं ये। कभी कभी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन लिखा गया लाइन में, कहते हैं कि जो एटम की रेडियस है, एटम की रेडियस से उसके न्यूक्लियस की रेडियस 10 की पावर 5 टाइम्स स्मॉलर है, छोटी है। यानी कि जो एटम की रेडियस है उससे उसके एटम की रेडियस, जो एटम की रेडियस है उससे उसके न्यूक्लियस की रेडियस 10 की पावर 5 टाइम्स स्मॉलर है। कहते हैं अच्छा इससे चक्कर होगा? हाँ बिल्कुल चक्कर ऐसे। अगली बात हमें समझ में आई कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन द एटम। ध्यान से सुनना, यानी एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यानी जो एटम है बड़ा सा, उस एटम के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, सेंटर है, सारे प्रोटॉन जिसके अंदर बैठे हुए हैं उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब कि जो एटम का कुल मास है, जो एटम का टोटल मास है, वह न्यूक्लियस के अंदर रहता है या पाया जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन। कहा द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। एटम तो बड़ा सा है, उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन सब भरे हुए हैं और उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर पे, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस की साइज है वो एटम की साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा छोटी है, क्योंकि एटम की रेडियस के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस की रेडियस भी बहुत छोटी है। इसलिए हमने कहा कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। यानी कि एटम की साइज के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस की साइज बहुत ही छोटी है, क्योंकि रेडियस छोटी है तो साइज अपने आप ही छोटी होगी, लगभग 10⁵ गुना छोटी होगी, क्योंकि अभी तो हमने यही समझा था ऊपर रेडियस के रिस्पेक्ट में। देखिए, जो कोई आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही, अंत सबका निश्चित है और अंत ही सत्य है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का अंत करने जा रहे हैं। यानी रदरफोर्ड मॉडल अभी तक हमने पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल से हमने बहुत कुछ सीखा और रदरफोर्ड मॉडल से हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक बात बैठ गई कि यार रदरफोर्ड मॉडल कुछ और नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल से तो हम तो ये जान गए कि डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम सबसे छोटा है, ऐसी छोटा कुछ हुए नहीं, इंडिविजुअल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, टूटबे न करी, कटबे न करी, फुटबे न करी, इससे छोटा कुछ होबे न करी। ऐसा किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था 1808 में। कहा उसके बाद फिर हमने खोजना शुरू किया, खुरुदते गए, बाद में हमें यह पता चला कि यार जो जॉन डाल्टन ने बताया था उसमें कुछ चीजें तो गलत हो गई। इसका मतलब फिर थॉमसन ने कहा कि एटम छोटा तो है लेकिन उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर उसके बाद कर्नल रेज की डिस्कवरी का जिक्र आया और बाद में यह कहा गया कि उसके अंदर थॉमसन ने यह कहा कि एटम छोटा तो है, उसमें एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कुछ देर बाद फिर कर्नल रेज की डिस्कवरी हुई तो फिर प्रोटॉन का आइडेंटिफिकेशन हुआ रदरफोर्ड के द्वारा। फिर कहते हैं फिर उसके बाद जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता चल गया तब सोचा गया कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर है कैसा, दिखता कैसा, कैसे प्रेजेंट होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। फिर पता चला प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, कहें प्लस माइनस दोनों रहते कैसे होंगे। तब थॉमसन साहब ने और ज्यादा डिटेल में किया तो तरबूजा के बारे में बात हो गई, तो तरबूजा मॉडल आ गया। वहां से हमें थोड़ी जानकारी मिली तो हम थोड़ा संतुष्ट कम हो पाए तो हम चले गए रदरफोर्ड के पास। तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हमें जानकारी हो गई कि रदरफोर्ड से क्या सीखे। अब रदरफोर्ड ने यह कह दिया है कि जो एटम है उसका शेप स्फेरिकल है। एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज का गोला है, उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, उसी सर्कुलर पाथ में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। अभी न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं है बेटा, चलिए आगे चलते हैं।
ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। एक बात और हमें पता चल गई है कि जो मास है, ओवरऑल मास कहां पर है, ओवरऑल मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लिया था। कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल इतना अच्छा था, इतनी सारी चीजें थी, तो रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी क्या कमियां आ गई जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने ये मॉडल डिस्कार्ड कर दिया और रदरफोर्ड का मॉडल खराब हुआ, खत्म हुआ। और दूसरी चीजें कहा गया द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। कहा यह गया किसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन हो रहा है इससे स्टेबिलिटी होगी, इसकी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि कोई किसी के चारों तरफ घूमता रहे और जिस सिस्टम में ये ऐसी चीजें हो रही हैं वहां स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो कहते हैं हाँ यार, कहते हैं एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। कहते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी चार्ज पार्टिकल के या किसी सर्कुलर पाथ में अगर वह रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में एक टर्म आता है जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा तभी तो रिवॉल्व कर रहा है। कहते हैं जब वह किसी सर्कुलर पाथ में कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो उस रिवोल्यूशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, यानी एनर्जी बाहर निकलेगी, और जब उस रिवोल्यूशन के दौरान एनर्जी बाहर निकलेगी तो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो वह इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वह अपनी एनर्जी लूज कर देगा और लूज करने के बाद वह न्यूक्लियस में गिर जाएगा। कहें हाँ यार ये भी बात सही है। If this were so, the atoms should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know। कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 अपनी एनर्जी लूज किया और पाथ को चेंज करके उस न्यूक्लियस में गिर गया, तो जिस न्यूक्लियस में यह एटम गिरेगा उस न्यूक्लियस में पहले से प्रोटॉन है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और यह इलेक्ट्रॉन अगर उस न्यूक्लियस में गिरता है तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और पूरा कहानी खेला खत्म हो जाएगा। और जिस एटम को हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस एटम के बारे में हम सोच रहे हैं, वो एटम हमें मिलेगा नहीं। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, और हम ये जानते हैं कि एटम बहुत स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से हम कैसे काम कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को घुमाकर गलत कर दिया, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी को लूज करने लगा, लूज करने की वजह से वो न्यूक्लियस में गिरने की संभावना बन गई और एटम समाप्त होता दिखाई दे रहा है। और अगले स्टेप में हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या है। In order to overcome the objections raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of the atom। कहा यह गया कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो ऑब्जेक्शंस किया गया, रदरफोर्ड ने जो बात बताई कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाद में कहा गया इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएशन के दौरान वह न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिरेगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कहते हैं हाँ यार सही कह रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन लगे रदरफोर्ड मॉडल पे, उस ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करने के लिए, सही करने के लिए, उस ऑब्जेक्शन को खत्म करने के लिए एक नया मॉडल आता है जो नील्स बोर के द्वारा मार्केट में आपके लिए लाया गया, और उस मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहला पोस्टुलेट देखिए क्या बता रहा है कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। कहा यह गया, ध्यान से सुनना, कहा गया न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन ऑर्बिट है, कुछ फिक्स ऑर्बिट है, और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी लेवल फिक्स है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स एनर्जी लेवल की ऑर्बिट बनाई गई और कुछ ही ऑर्बिट बनाई गई, और कहा गया अलाउड इनसाइड द एटम, और एनर्जी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन को उन ऑर्बिट्स में, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स थी, उन ऑर्बिट्स में एनर्जी के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ किया गया रहने के लिए, घूमने के लिए। कहें अच्छा,
व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब सेम एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। कहा यह गया कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स बनाई गई उनका एक फिक्स एनर्जी लेवल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन जब उसमें घूमेगा तो वह एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, बाहर नहीं निकालेगा एनर्जी को, और वह इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। घूमने के दौरान वह सर्कुलर पाथ में घूमकर न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, क्योंकि अब हमने फिक्स एनर्जी लेवल की ऑर्बिट ले ली है। इसके पहले रदरफोर्ड की यही गलती थी कि वो सर्कुलर पाथ में केवल घुमा रहे थे, और हमने जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी लेवल को फिक्स कर दिया, और एक अलाउड एनर्जी लेवल के बेसिस पर ही हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उस न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाने वाली सर्कुलर ऑर्बिट्स में फिल किया इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल के बेसिस पर, जिससे कि वो एनर्जी को रेडिएट ना कर सके। कहते हैं यार अच्छा, एक बात तो ये समझ में आ गई। देखिए नील्स बोर को भी नोबेल प्राइज दी गई थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर इनका सबसे विशेष काम था, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज दी गई थी। ठीक है, इन्होंने आगे बताया गया कि 3 अपीयरिंग एज बुक्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थियरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये 3 किताब इन्होंने लिखी थी, बड़ी अच्छी। तो इसके बारे में भी बात हो गई। अब कहते हैं दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। कहा यह गया कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट या सेल बनाई गई, इसको नाम दिया गया, जो फिक्स ऑर्बिट हमने कहा ना, सर्कुलर पाथ जो थे न्यूक्लियस के चारों, ये न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, ये 3D में है बेटा, इनको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल या ऑर्बिट नाम दिया, इसे हम सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, अलाउड एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और इसका नाम KLMN। ये 4 सेल दी गई, ये पहली सेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, यानी ये जो सेल है या अलाउड एनर्जी लेवल है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसका नाम KLMN, ये 4 सेल बताई गई। और द नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4, या फिर इसे नंबर दिया गया 1 2 3 4 करके। ठीक है, कहते हैं हाँ बात सही। ये तो क्वेश्चंस हो गए। अब हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो बात हमें समझ में आ गई। फिर हम कहते हैं कि अगली अगर हम कॉन्सेप्ट में डिस्कस करें आपसे, हाँ अगला पॉइंट आया न्यूट्रॉन के बारे में। यहां तक हमें समझ में आ गया कि एक एटम है, उस एटम का शेप सर्कुलर है, स्फेरिकल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ हैं, जिसे हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या सेल के नाम से जानते हैं, या स्टेशनरी ऑर्बिट कह सकते हैं, अलाउड एनर्जी लेवल कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं। और ये अलाउड एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा नहीं, KLMN 4 सेल हैं। आगे की बात होगी, अभी आपको KLMN 4 सेल के बारे में जाननी है। इसको हम 1 2 3 4 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब न्यूट्रॉन का जिक्र करते हैं, जरा सुनिएगा। इन 1932 James Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton। कहा यह गया कि चैडविक ने डिस्कवरी किसकी की, एक ऐसे एटॉमिक पार्टिकल की जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। कहते हैं इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। उसको नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कहा गया जो न्यूट्रॉन है वह सभी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को छोड़ करके। इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज n, यानी स्मॉल n से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहा गया अब हमें समझ में आया कि किसी एटम का जो मास होगा वो एटम का मास उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, यानी कि एटम का मास न्यूक्लियस के मास पर डिपेंड करेगा। तो न्यूक्लियस का मास कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बेसिस पर। तो ये बात एक हो गई। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट या सेल, यानी अलग अलग ऑर्बिट में या सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी है। अब कहते हैं ये जो KLMN 4 सेल दी गई,
इसमें कौन सी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये एक महज बड़ा विषय हो गया। तो हम कहते हैं कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, वह फॉर्मूला है 2n²। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय 2n²। एक फॉर्मूला दिया गया, वह फॉर्मूला हमारे पास आया 2n²। और यहां पर n की वैल्यू क्या है, यह नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स है। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और ऐसे तरह से 2, 8, 18 और 32 ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मिल गई। यानी कि पहली सेल जो K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो दूसरी है उसमें 8 होंगे, जो तीसरी है उसमें 18 होंगे, और जो चौथी सेल है उसमें कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर सेकंड पॉइंट में कहा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। कहा गया किसी आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो 8 हो सकते हैं। Electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled. That is, the cells are filled in a stepwise manner. कहा यह गया कि अगर अंदर की सेल नहीं भरी है तो बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता। यानी पहले इनर सेल्स को फिल करेंगे, फिर हम आउटर सेल्स की तरफ मूव करते हैं। यानी जब कभी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन K सेल में भरा जाएगा, फिर L सेल में, फिर M सेल में, फिर N सेल में। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। कहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18th एलिमेंट इज शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 4.4। कहा यह गया कि इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आगे डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो अब देखिए अभी तक लफड़ा ये है कि इलेक्ट्रॉन की ही फिलिंग करनी है ना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। हमने ये कहा, एक बात और जानिए कि जो एटम का मास होता है वह सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का अगर सम कर दें तो हमें न्यूक्लियस का मास पता चलता है, और जो न्यूक्लियस का मास होता है वही एटम का मास होता है। कहें हाँ यार ठीक कह रहे हो, वही एटॉमिक मास है। अब दूसरी बात ये समझ में आती है बेटे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम के सेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और वो कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसे, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका बीच में न्यूक्लियस है, तो पहली सेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं ना। तो पहली सेल में अगर 2 भर सकते हैं तो हमने कितना भरा, 1 भरा, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब एक छोटा सा सवाल है कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। ये बड़ा मतलब सोचनीय विषय है। तो आपको सोचना कुछ नहीं, आप सुनिए हमारी बात। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो एटॉमिक नंबर होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ पाते हैं कि जब कभी भी ये केस आएगी तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम एटॉमिक मास में से क्या घटा देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा देते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम कहते हैं अगर आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद रहे, एटॉमिक नंबर एक नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तक आपको याद रखना। अगर 20 तक आपको याद है तो आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो अगर जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। तो अगर 1 फिल करना है तो आपने क्या किया, KLMN 4 सेल पढ़ा है ना, तो 1 किस में भरोगे,
K में ही तो भरोगे ना, तो K में 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, और हम जानते हैं कि K में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। अगर हीलियम की बात है तो K में 2 भर दोगे, अगर लेकिन लिथियम आ जाए तो K में 2 भरोगे और L में 1 भरोगे। इस तरह से हम इसकी फिलिंग करते हैं। देखिए ये सारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक वीडियो हमने अलग से भी अपलोड की थी, मुझे उम्मीद है कि आप उसे देखे होंगे। 18 एलिमेंट के बारे में बताया गया। अब हम बात करते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसकी एक वीडियो अलग से भी है, अगर आपको कहीं पर अभी सस्पेंस या डाउट हो रहा हो तो आप एक वीडियो इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अलग से अपलोड की है, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। 9th वाले सेक्शन में ही है, तो आप जब मूव करेंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर 9th क्लास में इसकी एक वीडियो अलग से मिल जाएगी। वैलेंसी क्या होती है जरा समझिएगा। We have learnt how the electrons in an atom are arranged in different cell orbits. The electrons present in the outermost cell of an atom are known as the valence electron. इसमें यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो किसी सेल में, आउटरमोस्ट सेल में, आउटरमोस्ट मतलब जो सबसे बाहर है, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल जो लास्ट में है, जो सबसे बाहर है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी का मतलब हो गया कि बेटा जब हम कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। यानी किसी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। एक चार्ट आपके सामने बड़ा प्यारा सा खुल गया है, जरा इसे देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस चार्ट से आपकी जानकारी पूरी हो जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए चार्ट क्या कहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन लिखा गया, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंसी, ये पूरा दिया गया। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल 1 है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर का जिक्र करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है। कहते हैं हाँ एटॉमिक नंबर 1 है। और आप जानते हो कि एक फॉर्मूला भी हमने कहा कि Z बराबर P बराबर E, और दूसरा फॉर्मूला भी हमने बताया कि A बराबर P प्लस N, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके प्रोटॉन भी 1 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गए। लेकिन न्यूट्रॉन की बात हम हाइड्रोजन में नहीं करते क्योंकि इसके न्यूट्रॉन 0 होते हैं। कहें सर हमें समझ में नहीं आया, हाइड्रोजन 1 हो गया, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन निकालोगे तो n की वैल्यू 1 - 1 क्या आएगी, 0 ही तो आएगी। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। अब कहते हैं अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है तो जब आप KLMN 4 सेल है, और KLMN जो 4 सेल है ये क्या है, 2 8 18 32 का कॉन्सेप्ट है ना। जब 2 8 18 32 होता है 2n², आपने फॉर्मूला पढ़ा था, 2n² के बेसिस पर हम यहाँ रूल लगाते हैं। तो अब K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो हम भरे कितना है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, तो 1 भर दो, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं तो 1 भर दो, बाकी LMN यहाँ खाली रहेगी। अब जो आउटर मोस्ट सेल है, क्योंकि एक ही सेल है तो वही तो आउटर मोस्ट हुई, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैलेंसी मतलब उसी एक से ही ये कंबाइन होगा। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें तो ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। न्यूट्रॉन 2 कैसे हुई, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो 4 में से 2 निकलेगा, कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉन का तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसके बाद जो आगे दिया गया है यानी LMN जो दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको एक ही सेल का मैटर है ना। तो पहली सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है LMN 3 सेल को आपको छोड़ देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही है ना, तो एक सेल में भर दो, बाकी के सेल को खाली छोड़ दिया। इसके बाद अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इसमें वैलेंसी कितनी आएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। 0 होने का मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है, लेकिन अगर कभी कोई सबसेल फुलफिल हो जाती है तो वह फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं शो करती, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। अब हम कहते हैं अगर हम लिथियम के बारे में बात करें तो Li है। अब इसके एटॉमिक नंबर 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर 7 में से 3 को माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। जब हम इसमें फिलिंग करेंगे तो के सेल में 2 और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, तो के एल की जो फिलिंग होगी वो 2 और 1 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे और इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज हो सकता है। तो जो आउटर मोस्ट सेल में है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी आपको पता होगी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तक है तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो जाती है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो वैलेंसी निकालने के लिए हमें 8 में से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ये बात हम आगे देखेंगे। सेम टू सेम बेरिलियम देखिए, बेरिलियम में 2 और 2 लिख दिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2 है। फिर 2 3 हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, वैलेंसी भी 3 है। 2 4 हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी भी 4 है। 2 5 हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, वैलेंसी कितनी आई 3, क्योंकि 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 3। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाएंगे तो वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से घटा देते हैं। सेम टू सेम पूरा फंडा यहां पर भी लगाएंगे। आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब वह ऑक्टेट को फुलफिल कर रहा है। तो ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्टेट फुलफिल होगा कि नहीं होगा, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। और अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वह फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, वह नोबल गैस होगा। उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 है तो उसकी वैलेंसी 0 होगी, वह नोबल गैस होगा, वह फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन ये तीनों क्या थे, नोबल गैस, क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 थी। देखिए इसमें हमने यही बता दिया है कि जितने से, एक बात और है कि शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड इज नोन एज वैलेंसी। यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये जो प्रोसेस है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कब लूज करेगा, कब गेन करेगा, कब से शेयर करेगा, यही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो वैलेंसी के अंतर्गत जब हम बातचीत करते हैं तो कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। एक बात और छोटा सा आपके सामने आ रहा है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जैसा कि ये रिलेशन हमने अभी आपको बता दिया कि एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। मास नंबर कैपिटल ए से डिनोट होता है। फॉर्मूला Z बराबर P बराबर E, इसका मतलब एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है उसको अगर कहीं कैलकुलेट करना है तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम सम कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा। और दूसरी बात भी हमने बता दी। तो ये दोनों बात, और ये रिप्रेजेंट करने का तरीका यहां पर दिखाया गया है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा ये समझिएगा। कहीं पर भी एक्स जेड ए ऐसे लिखा होता है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, एक्स सिंबल ऑफ एलिमेंट है और ए एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर, सिंबल ऑफ एलिमेंट और मास नंबर, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन यहां दिखाया गया, ये देखिए नाइट्रोजन है 7 है 14 है, तो 7 क्या है एटॉमिक नंबर है, 14 क्या है मास नंबर है, n क्या है नाइट्रोजन का सिंबल है। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। अगले नंबर पे हम पहुंचते हैं और हमारे पास सबसे पहली चीज आती है कि आइसोटोप किसे कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने को आ सकता है। तो आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया जाए तो वहां घबराइएगा नहीं, आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि 1H1 ऐसा लिखा हो और कहे कि बताओ EPN, यानी तीनों के बारे में बताओ, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1, 1 माइनस 1 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, 0 किस में होता है हाइड्रोजन में, तो ये 0 हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। और 1H1 का मतलब 1 एटॉमिक नंबर है, H सिंबल ऑफ एलिमेंट है, और ये ऊपर वाला 1 क्या है, ये ऊपर वाला N बाबू साहब कहा है E एटॉमिक मास है या मास नंबर है। ऐसे करके आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आइसोटोप
देखो, समय जरूर वीडियो बड़ी है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समय देंगे तभी आप अच्छा सीख पाएंगे। 10 मिनट और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आइसोटोप की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफाइन आइसोटोप्स, है ना। और वैसे भी ये चीज हम एग्जाम में पूछने के लिए नहीं पढ़ा रही, ये तो एक नॉलेज बूस्टर है। इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एकदम खोपड़ी अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना पढ़ाना दोनों कठिन है। और अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आप जानते रहिएगा कि ये एनसीईआरटी आपके लिए इतनी जानदार होगी, इसको पढ़ने के बाद आप साइंस में इतना अच्छा कर जाएंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। बस केवल ध्यान से सुनिए। आइसोटोप पर बात करते हैं। आइसोटोप होता क्या है? आइसोटोप का मतलब होता है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका मास नंबर यानी एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। यानी फिर से सुनिएगा, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस इज नोन एज आइसोटोप्स। आइसोटोप के एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप में पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम को हम H से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को हम D से और ट्राइटियम को T से। आप देखिए सबके नीचे 1 ही है और ऊपर खोपड़ी में 1 2 3 है। इसका मतलब इसका मास नंबर चेंज है। आप देख पा रहे हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1 बट द मास नंबर इज 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि यह एक आइसोटोप है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबका 1 है लेकिन मास नंबर 1 2 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप है। क्यों आइसोटोप है? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली बात आपके साथ। तो हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन देखिए, कार्बन 12, कार्बन 14। तो कार्बन में भी दोनों का एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसका मास नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो ये कार्बन 12, कार्बन 14 हो गया। इसी तरह से क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो रहा है। कहा गया कि जिस तरह से हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये क्या है, ये आइसोटोप्स है, सेम टू सेम इसी तरह से हम आइसोबार के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें आइसोटोप का मिक्सचर होता है, यानी कुछ परसेंट इस आइसोटोप का, कुछ परसेंट दूसरे आइसोटोप का, उसी के आइसोटोप का, लेकिन मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर कैसे है जरा देखिए। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। The chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different। बहुत अच्छी लाइन है। यहां कहा गया कि केमिकल प्रॉपर्टी जो आइसोटोप की होती है वो सेम है। अच्छा, कहते हैं देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, यानी फिजिकली ये डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकली जो रिएक्ट करने की क्षमता होती है वो सेम होती है। जैसे मिक्सचर ऑफ आइसोटोप में हम पहला पढ़ते हैं, क्लोरीन ऑकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म विथ मासेस 35 एंड 37। आप देखिए 35 यूनिट और 37 यूनिट ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। अब कहा यह गया कि ये मिक्सचर है क्योंकि 35 3 और 37 1, यानी 3:1 के रेशियो में ये है। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का निकालते हैं तो कैसे? हम कहते हैं 35 × 75/100। इसका मतलब जो एटॉमिक मास 35 है वो 75% है और 37 वाला मास 25% है। तो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं और एक एवरेज एटॉमिक मास 35.5 निकालते हैं। और इस समय आप देखेंगे तो क्लोरीन का हर जगह पर एवरेज एटॉमिक मास यूज होता है जो 35.5 है। तो वो कैसे निकालते हैं? क्लोरीन का मास और उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा क्लोरीन का जो आइसोटोप है उसका मास, उसका परसेंटेज और दोनों का सम कर देंगे। इस प्रकार से हम एवरेज एटॉमिक मास को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया इसके मास की कहानी, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द टेकिंग मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी व्हिच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड, सम ऑफ देम आर। कहा यह गया कि जैसे हमने ये देखा कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं
जो मिक्सचर होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम नहीं होती। मिक्सचर का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिक्स होती हैं, यानी दो या दो से अधिक आइसोटोप्स का अगर मिक्सचर सेम ही एक ही एलिमेंट के आइसोटोप है लेकिन उनके मासेज का अगर मिक्सचर है तो वो अलग चीजें हैं। जैसे कहा गया पहला, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी यूरेनियम का एक ऐसा आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज होता है। कोबाल्ट का एक ऐसा आइसोटोप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। आयोडीन का आइसोटोप है जो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। यानी कि कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में यूज होते हैं। उसमें एक कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 130 है, यूरेनियम 290 to 295 है। ठीक है, ये दो तरीके के आइसोटोप हमारे सामने है। 235 यूरेनियम हमारा है। तो एक बात यहां ये समझना है, ऐसे आइसोटोप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। जैसे कोबाल्ट 60, कार्बन 14, आयोडीन 131, ये सभी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है, अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन भी इसके अंदर से हो सकता है। इसीलिए हम इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तभी हम ये समझ पा रहे हैं कि इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है और ये कुछ इस तरह से यूज में आते हैं। अगला नंबर है आइसोबार। आइसोबार एक विशेष विषय है, आपके लिए खास बात है, जरा सुनिएगा क्या खास है। आइसोबार में यह बताया जाता है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार। कोई भी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, सॉरी, जिनका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सबका सेम है। जैसे आप सोचिए, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, और आपका आर्गन हो गया। बहरहाल पोटेशियम 39.9 है, आर्गन का 40 है, कैल्शियम का 40 है, लेकिन फिर भी हम इसे आइसोबार की कंडीशन में पढ़ते हैं क्योंकि आइसोबार के अंदर ऐसे एलिमेंट्स की बात करते हैं जिसका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो आपको एग्जाम्पल भी बता दिया और मुझे उम्मीद है कि इसी के साथ हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। बड़ा ही जानदार चैप्टर था, बड़ा ही अच्छा टॉपिक था और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने बहुत ढेर सारी बातें आपको बता दी है। और ये चैप्टर अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हैं सब बहुत लॉजिकल हैं और इस चैप्टर को पढ़ने वाला भी बड़ा ही लॉजिकल व्यक्ति होगा। अगर कोई एनसीईआरटी की ये सीरीज पढ़ रहा है जो हम आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक एक चैप्टर, एक एक चीज़ें हम आपको जो इतने डिटेल में बताएं, ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे भी और आप इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसे भी लगाइएगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि इस चैप्टर के दरमियान कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं मिली जो बहुत हट करके, यानी इस चैप्टर में किसी प्रकार से एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिले। इस चैप्टर में कोई ऐसी एक्टिविटी कुछ खास भी नहीं थी। तो हम कुल मिलाकर ये समझ पा रहे हैं कि चैप्टर तो जानदार है। और आपको बता दें कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से आ गया तो जब आप एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ना, एकदम जी जान अलग हो जाएगी। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर, इसको पहले इसीलिए पढ़ाया हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर अच्छे से समझ लिए तो जब आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ना तो एकदम खोपड़ी में घुस जाएगा। और ये दो चैप्टर आ गया तो 9th सुधर जाएगा और 9th सुधर गया तो 11th अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि 9th और 11th का कोर्स मिलता जुलता है। तो बेटा अब लापरवाही किस बात की, तो पढ़ते रहिएगा, द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री से जुड़े रहिएगा। और क्या क्या पढ़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी की ये जो वन लाइनर सीरीज चल रही है ना, ये बहुत जानदार है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके जहन में जिस दिन बस गई उसी दिन आपका उद्धार हो जाएगा। और फिर आप अगर साइंस से कतराए तो फिर सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री में ना आए, ये भी जान लीजिए। और आपको बता दें कि साइंस की बुक अगर आपके पास होगी और अभी तक हमारी बात को आपने गहनता से सुना होगा, लाइन टू लाइन अंडरलाइन करके चीज़ों को पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को किसी कॉपी में नोट करते गए होंगे, कहीं से कोई समस्या का विषय आपके लिए नहीं हो सकता है। अगर इसके बाद भी किसी भी व्यक्ति को परेशानी होगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी बहुत आ सकती है। सब एटॉमिक पार्टिकल के कैलकुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सेपरेट वीडियो हम जरूर अपलोड कर देंगे, जहां से आपकी अगर अभी भी समस्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल का कैलकुलेशन नहीं हो पाता या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से नहीं निकाल पाते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और आयन में परेशानी है, तो दोबारा वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत एनसीईआरटी क्लास
9th की प्लेलिस्ट ओपन करिए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 9th के लेक्चर्स में जाइए। वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एकदम जोरदार वीडियो मिलेगी, क्रिस क्रॉस मेथड की अलग से वीडियो मिलेगी। आप तमाम तरह की वीडियो लेक्चर्स आपको वहां मिलेंगे जो आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट को, आयंस नेम, कंपाउंड्स नेम जैसे तमाम कॉन्सेप्ट को खत्म कर सकते हैं, यानी कि आपको सुलझा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं और आपके लिए अच्छा बना सकते हैं। आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री सदैव प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में आपका भी होना बहुत जरूरी है। तो आप भी प्रयास करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी चैप्टर खत्म होने के बाद कर दीजिए। कम से कम 5-10 लोगों को तो शेयर कर ही दीजिए जिससे कि दुनिया के सभी लोग पढ़ सकें। और हम आपको एक खास बात बताना भूले ही जा रहे थे, वो खास बात यह है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो चैप्टर 3 है अभी तक नहीं पढ़ा है, उस चैप्टर 3 की भी वीडियो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। और आप चाहे तो चैप्टर 3 फिर 4 पढ़िए, चाहे तो चैप्टर 4 फिर 3 पढ़िए, क्योंकि हम आपको चैप्टर 3 और 4 दोनों लेक्चर्स प्लेलिस्ट में एक साथ लगा कर रखेंगे जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। क्रिस क्रॉस मेथड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस नेम, कंपाउंड नेम, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह की समस्त वीडियोज को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको जानदार समझ में आई होगा। फिर मिलेंगे नई क्लास में नई क्लास के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।